कूर्नो मॉडल। ऑगस्टीन कूर्नो ने वर्ष 1838 में अल्पाधिकारी बाजार से संबंधित प्रथम सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसे कूर्नो मॉडल के नाम से जाना जाता है। कूर्नो ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने में दो फर्मों का उदाहरण दिया है, इसलिए इस सिद्धांत को द्विआधारी सिद्धांत कहते हैं। कूर्नो मॉडल को कई तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे कूर्नो द्वारा प्रस्तुत मूल सिद्धांत के रूप में, गणितीय रूप में तथा प्रतिक्रिया वक्रों रिएक्शन कर्व के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। मान्यताएं। एजम्पशंस। पहला, बाजार में दो फर्म हैं, माना फर्म ए और फर्म बी। दोनों फर्म एक ही बाजार मांग वक्र का सामना कर रही हैं और होमोनिमस गुड्स का उत्पादन कर रही हैं। फर्मों का उद्देश्य अपने लाभ को मैक्सिमम करना है, अधिकतम करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर जीरो। लागत, उत्पादन लागत और परिवहन लागत क्या है? शून्य है, जीरो है। फर्में स्वभाव से सरल हैं, जो यह मानकर चलती हैं कि उनकी प्रतिद्वंदी फर्म अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। छठा मान्यता, एजम्पशन। फर्म अपने उत्पादन का विक्रय एक ही बाजार में करती हैं। अधिकतम लाभ उस अवस्था में प्राप्त होता है जहां कुल बाजार मांग का आधा भाग उत्पादित किया जाता है। जो फर्म कुल बाजार मांग का आधा भाग उत्पादन करता है, उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इन मान्यताओं को देने के बाद कूर्नो ने अपने मॉडल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया। माना दो फर्में ए तथा बी हैं, जो खनिज जल का उत्पादन कर रही हैं और अपने उत्पादन को एक ही बाजार में विक्रय कर रही हैं। फर्मों का उत्पादन लागत शून्य है तथा वे अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती हैं। अब इस ग्राफ को आप समझिए। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी मात्रा दी गई है, वाई एक्सिस पे प्राइस दिया गया है, बाजार की यह मांग वक्र है डी, ये फर्म ए का एमआर है और ये फर्म बी का एमआर है, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक। फर्म ए बाजार मांग का आधा भाग उत्पादित कर रहा है, ओ ए भाग क्या है? बाजार मांग का आधा भाग है, उत्पादित कर रहा है। इस उत्पादन पर वह ई पे इक्विलिब्रियम की अवस्था में है और ई पे इसे जो प्राइस क्या है? पी है। ठीक। पी प्राइस पे यह इतना भाग उत्पादित करके बाजार की मांग को पूरा कर रहा है। फर्म बी, ठीक है, बचे हुए बाजार को मांग को, ठीक है, बचे हुए बाजार मांग का आधा भाग उत्पादित कर रही है। कितना? ए बी भाग उत्पादित कर रही है या सप्लाई कर रही है। ठीक। तो वह बी पर जो उत्पादित कर रही है ए बी पे, वो उसका इक्विलिब्रियम है E1। ठीक। और प्राइस क्या है? P1। ठीक। तो अधिकतम लाभ किसे प्राप्त होगा? फर्म ए को। अब इसकी व्याख्या में जो लिखा हूं उसको आप समझिए। उपयुक्त चित्र में एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर प्राइस प्रदर्शित किया गया है। मात्रा एक्स एक्सिस पे और प्राइस मतलब मूल्य वाई एक्सिस पर प्रदर्शित किया गया है।
DD बाजार वक्र है, माना फर्म ए बाजार में उत्पादन के लिए आती है तथा अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वह कुल मांग वक्र, ठीक है, कुल बाजार मांग वक्र का आधा भाग अर्थात OA मात्रा का उत्पादन करेगी और उसे OP मूल्य में विकृत करेगी। इसके बाद फर्म बी बाजार में प्रवेश करती है और अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वह बचे हुए बाजार मांग का आधा भाग अर्थात AB मात्रा उत्पादन करती है और उसे OP1 मूल्य पर विक्रय करती है। इस प्रकार उत्पादन में प्रथम चरण में फर्म ए द्वारा बाजार मांग का 1/2 भाग और फर्म बी को बाजार मांग का 1/4 भाग अर्थात दोनों द्वारा मिलकर बाजार मांग का 3/4 भाग उत्पादित किया जाता है। उत्पादन के दूसरे चरण में फर्म ए कुल बाजार मांग में से फर्म बी के उत्पादन को घटाकर शेष का आधा हिस्सा उत्पादित करता है और यह मानता है कि फर्म बी उत्पादन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाएगी। ठीक, आगे जो है फर्म बी उत्पादन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाएगी। इस प्रकार उत्पादन के दूसरे चरण में फर्म ए द्वारा उत्पादन जो होता है 3/8 होता है, मतलब कि जो कोष्टक में दिया गया है 1/2, फिर छोटे कोष्टक में 1 - 1/4, तो दूसरे चरण में 3/8 का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार फर्म बी भी कुल बाजार मांग में से फर्म ए के उत्पादन को घटाकर शेष का आधा हिस्सा उत्पादित करेगा। अतः उत्पादन के दूसरे चरण में फर्म बी द्वारा बाजार मांग का 5/16वां भाग उत्पादन करेगा। 1/2, ठीक, बड़े कोष्टक में, छोटे कोष्टक में 1 माइनस फर्म ए का जो है ये दिया गया है 3/8, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/16 भाग उत्पादन करता है आएगा। इस प्रकार उत्पादन के दूसरे चरण में फर्म ए उत्पादन कम होगा और फर्म बी का उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, जहां वो 50% उत्पादन कर रहा था, ठीक, वहां से वो 50% से कम हो गया उसका उत्पादन फर्म ए का, और फर्म बी का उत्पादन, ठीक है, जहां 25% कर रहा था उससे बढ़ गया। उत्पादन के अगले चरण में फर्मों के बीच क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। फर्म ए अपने उत्पादन को घटाता है और फर्म बी अपने उत्पादन में वृद्धि लाता है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों फर्म संतुलन 1/3 का भाग उत्पादन नहीं करने लगती। इस प्रकार संतुलन में दोनों फर्में मिलकर कुल बाजार मांग का 2/3 भाग उत्पादित करती हैं तथा शेष 1/3 भाग बाजार मांग का अनुपस्थित रह जाता है। कुर्नो ने अपने सिद्धांत को 2 फर्मों की सहायता से प्रस्तुत किया है, परंतु यदि फर्म संख्या 2 से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में प्रति फर्म उत्पादन और कुल उत्पादन को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र दिया। प्रति फर्म उत्पादन बराबर 1/n+1। n जहाँ है, n का मतलब जहाँ है नंबर ऑफ फर्म, ठीक है। कुल उत्पादन बराबर n/n+1, ठीक है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ फर्म है। तो ये उसने फार्मूले दिए प्रति फर्म के उत्पादन निकालने के लिए और कुल उत्पादन निकालने के लिए 2 फार्मूले हैं। कुर्नो के मॉडल का गणितीय प्रदर्शन। कुर्नो के सिद्धांत को बाद में गणितीय रूप में प्रदर्शित किया गया और
इससे भी वही निष्कर्ष प्राप्त हुआ जिससे कोरनो के वास्तविक सिद्धांत में दिया गया है। माना दोनों फर्म ए तथा बी हैं जो होमोनिमस गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, उत्पादित कर रही हैं। दोनों फर्मों का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना है। फर्म ए पहले चरण में 1/2 भाग उत्पादित करती है, तो फर्म पहले चरण में 1/4 भाग उत्पादित करती है। फर्म ए दूसरे चरण में 3/8 भाग उत्पादित करती है, तो फर्म बी दूसरे चरण में 5/16 भाग उत्पादित करती है। फर्म ए 11/32 भाग उत्पादित करती है, तो फर्म बी तीसरे चरण में 21/64 भाग उत्पादित करती है। फर्म ए चौथे चरण में 43/128 भाग उत्पादित करती है, तो फर्म बी 85/256 भाग उत्पादित करती है। ठीक है, फर्म ए का उत्पादन, फर्म बी का उत्पादन। ठीक है, यह एक श्रेणी में दिख रहा है आपको, फर्म ए, फर्म बी। ठीक है, जब इसको हम कुछ कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा 1/2 को बाहर रखेंगे तो 1/8, फिर प्लस 1/32, 1/128, तो ऐसे ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, यह कोष्टक के अंदर स्थित श्रेणी एक गुणोत्तरण श्रेणी है। ठीक है, जेपी श्रेणी है। ठीक है, जिसे हल करने के लिए a/1 - r का प्रयोग करते हैं, जहां a का मान 1/8 है और r का मान 1/4 है। ठीक, तो जब रखेंगे तो 1/2 बाहर पहले से है, 1/8 a हो जाएगा, 1 - r, और r बराबर 1/4 है। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो फाइनली हमारा उत्तर क्या आएगा, 1/3 आएगा। ठीक, जब आगे बढ़ते हैं कैलकुलेट करते हैं, ठीक, तो क्या होगा, 1/2 माइनस 1/8 गुणित 4/3, उल्टा हो जाता है, 3/4 को 4/3 कर देंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 से 8 काट देंगे और 2 से 4 काट देंगे, तो 1/2 बराबर 1/6, तो आपको उत्तर आ जाएगा 1/3। उसी प्रकार फर्म बी में भी करेंगे। ठीक, फर्म बी का भी उत्पादन उसी प्रकार करेंगे। ठीक, यहाँ भी जो फार्मूला लगेगा a/1 - r का, तो जहाँ a 1/4 हो जाएगा, r 1/4 ही है। ठीक, तो दोनों का उत्पादन फिर जब कैलकुलेट करेंगे तो b का भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा, तो जब दोनों फर्म का उत्पादन 1/3 हो जाएगा, तो फर्म ए का प्रोडक्शन इक्वल टू फर्म बी का प्रोडक्शन, जब इक्वल हो जाएगा तो दोनों फर्म क्या हो जाएंगी, संतुलन की अवस्था में आ जाएंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कुर्नो मॉडल बाय रिएक्शन कर्व। ठीक, अब रिएक्शन कर्व, प्रतिक्रिया कर्व के अनुसार जो इसका व्याख्या की गई उसको देखते हैं। रिएक्शन कर्व की खोज स्टेकलबर्ग ने किया, जिसके माध्यम से कुर्नो मॉडल के संतुलन को प्रदर्शित किया जा सकता है। कुर्नो मॉडल का संतुलन उस अवस्था में पाया जाता है जहां दो फर्मों के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, जहां दोनों फर्म के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को काटते हैं। रिएक्शन कर्व के निर्माण के लिए समलाभ कर्व की सहायता ली जाती है। समलाभ कर्व का तात्पर्य उस कर्व से है जिसके प्रत्येक बिंदु पर लाभ की मात्रा समान होती है। फर्म ए का समलाभ वक्र उत्पादन के उन विभिन्न बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसमें फर्म ए को समान मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार फर्म बी का समलाभ वक्र उत्पादन के उन विभिन्न बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसमें फर्म बी को समान मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। फर्म ए डैश, ये क्या है, रिएक्शन कर्व है फर्म ए का। ठीक है, फर्म बी का जो रिएक्शन कर्व है, ठीक,
ये फर्म बी का आउटपुट इधर दिखाया गया है, फर्म ए का आउटपुट इधर दिखाया गया है। ठीक है, फर्म ए का रिएक्शन कर्व ये है, फर्म बी का रिएक्शन कर्व ठीक है ये है। ठीक, ये दोनों फर्म के जो रिएक्शन कर्व है जिस बिंदु पे काट रहे हैं वो बिंदु कौन सा है, ई है, और इसी को कुर्नों का ठीक है संतुलन, ठीक है संतुलन यहीं पे होता है कुर्नों मॉडल का। ठीक, ये पाई 0 हो, पाई 1 है, पाई 2 है, पाई 3 है। ठीक, ये सम ठीक है ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक, उपयुक्त चित्र में ए फर्म ए का रिएक्शन कर्व है, बी फर्म बी का रिएक्शन कर्व है, जैसे ये मैं बता दिया यहाँ पे। दोनों वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पे काट रहे हैं जो कुर्नों मॉडल के संतुलन को दर्शाता है। अब बात करते हैं इसकी आलोचना की। कुर्नों मॉडल की आलोचना है कई आधारों पर जो निम्न है। कई आधारों पर आलोचना की जाती है। कुर्नों ने माना कि फर्में स्वभाव से सरल होती हैं तथा अपनी प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया को ध्यान में ही रखती हैं। ठीक है, ध्यान नहीं रखती हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में फर्में स्वभाव से चतुर होती हैं और अपनी इंटरडिपेंडेंस को समझती हैं। अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी दूसरे पे जो निर्भरता होती है उसको समझती हैं। ठीक है, कुर्नों मॉडल में फर्मों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया के बाद संतुलन को प्राप्त होता है। ठीक, संतुलन तो प्राप्त होता है, पर यह संतुलन अवधि कितनी होगी इसके बारे में नहीं बताया। कुर्नों मॉडल में संतुलन प्रतिक्रिया क्रिया रिएक्शन कर्व से ठीक है संतुलन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, कितने समय तक संतुलन बना रहेगा, ये नहीं उन्होंने बताया। कुर्नों मॉडल में उत्पादन लागत एवं परिवहन लागत को शून्य माना गया है, परंतु वास्तव में न तो उत्पादन लागत कभी शून्य होता है और न ही परिवहन लागत। ठीक, और सुनिए किस पे आलोचना की जाती है। चैमबरलेन ने बताया कि फर्में आपस में प्रतियोगिता करते हुए भी अल्पाधिकारी बाजार में एकाधिकारी मूल्य प्राप्त कर सकती हैं, जो कुर्नों मॉडल में संभव नहीं है। इन सभी आलोचनाओं के बाद भी कुर्नों मॉडल अल्पाधिकारी बाजार का पहला मॉडल रहा है। ठीक है, इतनी आलोचना होने के बाद भी। ठीक, ठीक, तो ये रहा आपका कुर्नों मॉडल। अगले लेक्चर में मैं किसी और मॉडल के साथ आप सभी के बीच में आऊँगा। इकोनॉमिक एनालिसिस का पूरा पार्ट में कंप्लीट कराने वाला हूँ। धन्यवाद।